सो हेलो गाइड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। मतलब कि इसमें मैं आपका कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक उसको एक्सप्लेन सब अच्छे से करूँगी। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो ज़्यादातर चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में आने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है, सब टॉपिक है हमारा सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ अ सेल, सेल होता क्या है। तो हमको इसका इजी डिफिनेशन कैसे लिखना है। तो अ सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो हमारे जीवन का बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल है, ठीक है। जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो सब सेल से मिलके बने हैं, ठीक है। all living organism are made up of cell and all life process occur inside cell। लाइफ प्रोसेस जो भी है वो सब सेल के अंडर है, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ना है कि मतलब सेल का डिस्कवर कौन किया, कैसे हुआ, कब कब हुआ, ठीक है। सबसे पहले हु डिस्कवर्ड सेल, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन 1665। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु डिस्कवर्ड सेल, फर्स्ट टाइम में डिस्कवर्ड कौन किया था सेल का, तो आप लिखेंगे रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन द फर्स्ट टाइम। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लिविंग सेल का फर्स्ट टाइम डिस्कवर कौन किया, तो आप ये लिखेंगे आंसर एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक वॉज फर्स्ट पर्सन टू एब्जॉर्व लिविंग सेल यूजिंग माइक्रोस्कोप। डन। अब मेरा थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड रॉबर्ट हुक नेम इट सेल। He observed many small box-like compartments in cork. They looked like small rooms, so he called a term cell। मतलब कि इसमें क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हुक ये सेल का नाम क्यों दिया, क्योंकि इसमें बोला गया है कि जब वो देख रहे थे माइक्रोस्कोप से शायद मतलब जब वो देख रहे थे सेल को तो वो उसको एकदम स्मॉल बॉक्स टाइप दिखा था और इस वजह से वो उसका नाम सेल रख दिए। अब हमारा सेकंड है सेल का साइज, शेप और नंबर। व्हाट इज़ द साइज ऑफ सेल। सेल का साइज क्या होता है। सेल आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। मोस्ट सेल रेंज फ्रॉम 1 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। 1 um इज इक्वल टू 0.001 मिलीमीटर, ये याद रखिएगा, ठीक है। व्हाट आर शेप ऑफ सेल। सेल का शेप क्या होता है। सेल कैन हैव डिफरेंट शेप। किस शेप का होता है, डिफरेंट शेप का होता है। लाइक सम कॉमन शेप आर राउंड होता है, स्फेरिकल जिसको बोलते हैं, बॉक्स जैसा दिखता है, क्यूबाइडल जिसको बोलते हैं, कॉलमनर, लॉन्ग, स्पिंडल शेप, स्टार शेप और इरेगुलर शेप भी दिखता है, ठीक है। इरेगुलर शेप, स्पिंडल शेप और स्टार शेप, बॉक्स जैसा क्यूबॉइडल टाइप दिखता है, लार्ज होता है, राउंड होता है। अब है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। The number of cell in living organism varies greatly. Some organism are made up of single cell, with other are made up of trillion of cell। इसमें बोल रहा है कि सेल का नंबर। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं सेल 2 टाइप्स के होते हैं नंबर में। एक होता है यूनिसेलुलर और ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो भी ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलके बनते हैं उसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और जो भी ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनते हैं उसको हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्लियर। अब है यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है। द ह्यूमन एग, जो ह्यूमन का फीमेल का जो एग होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला, वो जो होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी में। इट इज़ विजिबल टू द नेक्ड आई। ये इसको हम लोग नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। ऊपर है 4 क्वेश्चन, नेम एन ऑर्गेनिज्म दैट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो एक सेल से बने हैं। Amoeba is an example of an organism that is made up of single cell. Single cell means unicellular organism. Done.
अब है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं ये होता क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले तो ये जानिए, उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये आपको जो ये वाला येलो वाला जो पार्ट दिख रहा होगा, ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ ये थीन होता है, फ्लेक्सिबल एंड लिविंग मेम्ब्रेन, ये दैट सराउंडेड द सेल। ये हर सेल में पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हर सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। इट सेपरेट द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड प्रोटेक्ट द सेल। ये सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट ऑल्सो, और इसको हम लोग सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। यहाँ है इट ऑल्सो कॉल्ड अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको हम लोग सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी सेल, कोई भी मटेरियल वो सेल के अंदर या बाहर जाने के लिए परमिशन लेगा। अगर वो परमिशन दे दिया तब वो जा सकता है, अगर वो परमिशन नहीं दिया तो वो उसी में रहेगा। तो उसको भी अंदर बाहर जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, इसलिए हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब है सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है हमारा वो मतलब फिगर है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला फिगर। चलिए इसके बारे में समझते हैं। इट इज़ अ वेरी थिन मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बहुत थिन मेम्ब्रेन होता है जो लिपिड से बनता है। ये बाइलेयर होता है और ये बाइलेयर भी होता है, ये लिपिड से बनता है और प्रोटीन से बनता है। ये बाइलेयर आपको दिख रहा होगा, ये उसके ऊपर वाला जो पर्पल कलर का गोल गोल है ये उसका हेड है, और उसके नीचे वाला जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग टेल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको दो तरीके से दिख रहा होगा हेड, एक ऊपर यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये दोनों हेड है हमारा, और उसके बीच वाला वो सब टेल है। द लिपिड लेयर गिव फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोटीन हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। ये जो प्रोटीन, ये जो सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसमें बोल रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम डैमेज, ये सेल को डैमेज होने से बचाता है। इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस को कंट्रोल करता है इन और आउट ऑफ द से, मतलब सेल के बाहर और अंदर आने जाने के लिए, मतलब ये सेल को वो मतलब ये जो कंट्रोल करता है कि मतलब कोई भी सेल बिना परमिशन के अंदर बाहर नहीं आ सकता है या जा सकता है। ये मेंटेन करता है शेप ऑफ द सेल, ठीक है। इट मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। व्हाट इज सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। अब इसमें पूछा है सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो चलिए पढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इट मीन्स इट अलाउज सम सब्सटेंस टू पास थ्रू एंड डज नॉट अलाउ सम अदर सब्सटेंस। मतलब इसका मतलब ये हो गया वो किसी सब्सटेंस को अंदर और बाहर आने जाने का परमिशन दे सकता है और किसी सब्सटेंस को अंदर आने या बाहर जाने का परमिशन नहीं देता है, तो वही सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होता है। अब वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इम्पॉर्टेंट फॉर द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। इट प्रोटेक्ट द सेल, ये सेल को प्रोटेक्ट करता है। इट मेंटेन द internal environment of the cell. It help the cell to service and perform its function properly. ये सेल के जो फंक्शन होते हैं उसको ये प्रॉपरली काम करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पे है ट्रांसपोर्ट इन सेल। यहाँ पे हम लोग ट्रांसपोर्ट इन सेल के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या हो रहा है, हद है। तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट सेल जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ट्रांसपोर्ट सेल क्या होता है, सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या होता है। ट्रांसपोर्ट इन सेल इज द मेम्ब्रेन ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो सब्सटेंस सेल के अंदर या बाहर आने जाने में जो यूज़ होता है, तो वो कैसे, मतलब किसी प्रोसेस से ना होता होगा कि मतलब कोई भी मटीरियल सब्सटेंस सेल के अंदर या सेल के बाहर जाता है तो वो किसी प्रोसेस से होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपोर्ट बोलते हैं।
इट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ द सेल। अब है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेलुलर ट्रांसपोर्ट। सेलुलर ट्रांसपोर्ट के टाइप्स बताना है क्या होता है। तो यहाँ पे है टू मेन टाइप्स, एक होता है पैसिव और एक होता है एक्टिव। तो यहाँ पे जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो तो हायर से लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है और ये कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं करता है, ये स्लो मूवमेंट करता है और ओनली स्मॉल मोलिक्यूल और वाटर एंड ट्रांसपोर्ट पैसिवली, और ये जो है ना हायर से लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और ये कोई एटीपी और एनर्जी, ये कोई एटीपी और एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं करता है। सब्सटेंस मूव फ्रॉम हायर से लोअर, ये अभी मैंने आपको बताया। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ना वो एक्चुअल में लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव करता है और ये एटीपी रिक्वायर्ड करता है, ठीक है। और ये रैपिड, इट इज़ हमने उसमें क्या पढ़ा था कि पैसिव में इट इज़ अ स्लो मूवमेंट और एक्टिव में है इट इज़ अ रैपिड सब्सटेंस। अब है यहाँ पे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट के भी टाइप्स होते हैं, तो कौन कौन से टाइप होते हैं। एक होता है डिफ्यूज़न और एक होता है ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न जो होता है वो भी हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करता है, लेकिन जो डिफ्यूज़न होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हम अभी पढ़े थे पीछे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन, वो जो होता है वो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए नहीं जाता है, उसको हम लोग उस प्रोसेस को डिफ्यूज़न बोलते हैं। और जो ऑस्मोसिस होता है वो भी हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करता है, लेकिन वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए जाता है, ठीक है। अब ऑस्मोसिस जो होते हैं ना वो भी टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक और है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ कंसिडर प्रोटीन फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे डिफरेंस दिए हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट के, आपको दिख नहीं रहा होगा बट मैं बता देती हूँ। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं करता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो एटीपी एनर्जी रिक्वायर्ड करता है। और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो स्लो मूवमेंट करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट रैपिड सब्सटेंस होता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट लोअर से हायर मूव करता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हायर से लोअर मूव करता है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में, ठीक है। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। अब मैं आपको बताई थी ना कि ऑस्मोसिस के टू टाइप्स होते हैं, वही हमको जानना है टू टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला है एंडोऑस्मोसिस, दूसरा है एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस क्या होता है, जब वाटर जो है वो सेल के अंदर आएगा तो उसको एंडोऑस्मोसिस बोलेंगे, लेकिन जब वाटर सेल के बाहर जाएगा तो उसको हम लोग एक्सोऑस्मोसिस बोलेंगे। अब क्वेश्चन 2 है कि व्हाट इज एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस होता क्या है एक्चुअल में, उसका डिफिनेशन पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे। तो द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू अ सेल थ्रू अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। जब वाटर सेल के अंदर मूव करेगा लेकिन वो परमिशन लेके मूव करेगा, उसको हम लोग एंडोऑस्मोसिस बोलेंगे। जैसे यहाँ पे 2 गिलास का एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा। अब हम यहाँ पे बात करें एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ सेल थ्रू अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। जो सब्सटेंस मूवमेंट करता है, मतलब बाहर की ओर जाता है, उसको एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा ग्लास वाला। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़ना है, ठीक है। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कौन कौन से 3 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो होता है उसमें सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कम होता है और वाटर मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर ज़्यादा होते हैं, शुगर सॉल्यूट टाइप जो मटेरियल सब्सटेंस होते हैं वो कम होते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि उसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर कम होते हैं और जो शुगर सॉल्ट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और हाइपोटोनिक में क्या होता है कि वाटर ज़्यादा होते हैं, शुगर सॉल्ट कम होते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सब कुछ सेम कॉन्सेंट्रेशन में होता है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन
सेल स्वेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो एक सेकेंड, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है ना, तो मतलब उसमें वाटर ज़्यादा होता है, तो जब वाटर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली सी बात है सेल स्वेल कर जाएगा। यहाँ पे उसका डायग्राम भी दिया हुआ है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जब वाटर कम होगा तो सेल श्रिंक कर जाएगा। यहाँ उसका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का डायग्राम है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो इक्वल होता है, उसमें कुछ नहीं होता, मतलब उसमें सब कुछ सेम होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेल वॉल के बारे में कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल क्या होता है, देखिए। द सेल वॉल इज अ थिन लेयर, मतलब सेल वॉल जो होता है ना, एक रिगिड सब्सटेंस होता है जो कि हम लोग को प्लांट सेल में पाए जाएंगे। और ये जो सेल मतलब कि ये जो बना है ना प्लांट सेल जो होता है वो सेल्यूलोज से मिलके बना है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, यहाँ उसका डायग्राम है। क्वेश्चन 2 है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेल वॉल? सेल वॉल का फंक्शन। द फंक्शन ऑफ सेल वॉल आर, इट गिव्स शेप सपोर्ट टू द सेल। ये शेप सपोर्ट टू द सेल, ठीक है। इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी। इट प्रिजेंट द सेल फ्रॉम हंटिंग वाटर। मतलब सेल वॉल उनका मतलब वो पूछ रहा है कि सेल वॉल होता क्या है, तो बताते हैं कि सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज से बना है। ये मतलब रिगिड होता है। ये प्लांट सेल के बाहर पाए जाते हैं। ये सिर्फ प्लांट सेल में आपको दिखेंगे, और प्लांट सेल जो होते हैं वो सेलुलोज से बने होते हैं। अब इसका फंक्शन जो है, सेल वॉल प्लांट, फंगी, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। सेल ऑब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। सेल पानी ऑब्जॉर्ब कर लेता है बाय ऑस्मोसिस, लीडिंग टू स्वेलिंग एंड प्रेशर अगेंस्ट सेल वॉल। ठीक है, अब यहाँ पे है, इन सेल वॉल अ लिविंग और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। वाई? सेल वॉल इज़ अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। सेल वॉल जो होता है ना वो नॉन लिविंग होता है, क्योंकि ये सेलुलोज से बना होता है, और ये एंड डज नॉट हैव प्रोटोप्लाज्म। इसके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। इट डज़ नॉट कैरी आउट एनी लाइफ प्रोसेस। मतलब ये इट डज़ नॉट कैरी आउट एनी लाइफ प्रोसेस। ये कोई लाइफ प्रोसेस कैरी नहीं करता है। ये ऑलरेडी डेड होता है। ये रिगिड भी होता है, सख्त होता है मतलब। ठीक है, अब प्लाज्मोलाइसिस के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच द सेल मेम्ब्रेन पुल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। जो प्लाज्मोलाइसिस में जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना वो सेल वॉल से मतलब दूर हो जाते हैं, जैसे बोला गया इसमें। और एक्सप्लेन है हाउ प्लाज्मोलाइसिस अकॉर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ डायग्राम आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अरे ये क्या हो रहा है? तो चलिए जानते हैं न्यूक्लियस के बारे में। अरे हद होती है। चलिए जानते हैं न्यूक्लियस होता क्या है। न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। इसको हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। न्यूक्लियस जो है वो क्रोमैटिन वो मतलब कंटेन करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको न्यूक्लियस का डायग्राम दिख रहा होगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे व्हाट इज़ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन होता क्या है? क्रोमैटिन एक तरीके से मतलब स्कैटर्ड लाइक होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेल में, यहाँ पे कितना टाइप ऐसे 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 स्कैटर्ड हुआ है, इसको हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं। ठीक है, ये आपको क्रोमैटिन का डायग्राम, ये डायग्राम है क्रोमैटिन का। अब है व्हाट आर क्रोमोजोम। क्रोमोजोम क्या होता है? ये क्रोमोजोम इस टाइप का होता है। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। क्रोमोजोम जो है वो स्कैटर्ड, वो फैला हुआ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है, ये आप लोग देख लीजिएगा। हर लेक्चर में कहीं ना कहीं पे साइड में की पॉइंट होंगे, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है। पहले तो ये जानिए, प्रोकैरियोटिक एक तरीके से पुअर होता है। प्रो मीन्स पुअर,
ये याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे बोल नहीं दीजिएगा किसी को, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होते हैं, इसमें न्यूक्लियोइड अच्छे से प्रेजेंट होते हैं। और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस अच्छे से डिफाइन होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक का जो सेल होता है वो स्मॉल होता है, यूकैरियोटिक का सेल वो लार्ज होता है। प्रोकैरियोटिक सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट करते हैं, यूकैरियोटिक एक से ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट करते हैं। और प्रोकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। अब है यहाँ पे साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। द फ्लूइड कंटेन इनक्लोज बाय द सेल मेम्ब्रेन कंटेन स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन आर इनक्लोज बाय मेम्ब्रेन। देन यहाँ पे की पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ना है। सेल ऑर्गेनेल यूकैरियोटिक जो है वो सेल ऑर्गेनेल कंटेन करता है। अब सेल ऑर्गेनेल में न्यूक्लियस, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी मतलब गोल्गी एपर्चर्स, लाइजोसोम, ये सब होते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे ऑर्गेनेल भी है और फंक्शन भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम जो होता है वो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन होता है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल, प्रेजेंट बोथ प्रोकैरियोटिक और राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में ही पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसका की पॉइंट दिया होगा। उसके बाद यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड उसको बोलते हैं। यहाँ पे मैं उसका अच्छे से डिफिनीशन दी हूँ, उसको देख लीजिएगा आप लोग। और उसके कुछ टाइप्स होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग RER भी बोलते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग SER भी बोलते हैं। SER क्या होता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, ये लिपिड बनाते हैं। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोटीन बनाते हैं। यहाँ पे सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा इसको अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट गोल्गी एपर्चर्स के बारे में। गोल्गी एपर्चर्स होता क्या है? नेम आफ्टर इज डिस्कवर्ड कैमिलो गोल्गी, मतलब ये जो नाम हुआ है ना, ये कैमिलो गोल्गी के बाद डिस्कवर्ड हुआ है। इसमें ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटीज़ है, ये प्लेज अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम। अब सेकेंड है हमारा लाइजोसोम्स क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। ये यहाँ पे गोल्गी एपर्चर्स का डायग्राम दिया हुआ है और ये लाइजोसोम का डायग्राम है, चलिए देखते हैं। लाइजोसोम जो है वो वर्क डिस्पोजल सिस्टम है। दे हैव डाइजेस्टिव एंजाइम, उसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। सोसाइड और लाइजोसोम को हम लोग सोसाइड बैग भी बोलते हैं, मतलब जब कोई सेल के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो वो सेल को ब्रेक कर देता है, ठीक है। उसके बाद है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? यहाँ पे ये वैक्यूल का डायग्राम है। वैक्यूल एक्स्ट्रा मटेरियल जो बच जाता है सेल के अंदर, उसको वैक्यूल अपने पास स्टोर करता है। उसके बाद प्रोवाइड टर्गिडिटी एंड रिगिडिटी टू प्लांट सेल, स्टोर एसेंशियल सब्सटेंस, स्पेशलाइज एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड वेस्टेज फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। डन। अब है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। उसके बाद इसके पास ATP होता है जो एनर्जी रिक्वायर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस ATP, ये अभी मैंने आपको बताया। एंड फॉर सेलुलर एक्टिविटी के लिए एनर्जी यूज होता है। दे प्रोसेस देयर ओन DNA एंड राइबोसोम। अब है यहाँ पे प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स क्या होता है? प्लास्टिड्स जो होते हैं वो दे हैव DNA, इसके पास DNA होता है। दे ओनली फाउंड प्लांट, ये सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं। प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट, एक क्लोरोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्लांट होते हैं
वो होते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, और उसी की मदद से फोटोसिंथेसिस होता है। फिर बाकी का प्रोसेस तो आप लोग जानते ही होंगे। और क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन कलर को छोड़ के सारा कलर क्रोमोप्लास्ट है। और ल्यूकोप्लास्ट में जो होता है वो उसके पास कोई कलर नहीं होता है, वो मतलब लैक कंटेन होते हैं, और प्राइमरली फंक्शन एज स्टोरेज साइट फॉर स्टार्च, ऑयल एक्सेट्रा। डन। यहाँ पे सबका एक ना एक की पॉइंट्स ज़रूर हैं, आप अच्छे से देख लीजिएगा इसको। अब यहाँ पे हम सेल डिवीज़न के बारे में बात करेंगे। सेल डिवीज़न इज़ द प्रोसेस थ्रू विच न्यू सेल आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म। सेल डिवीज़न जो होता है वो न्यू सेल फॉर्म करता है, मतलब फॉर ग्रोथ। उसमें मतलब न्यू सेल में मतलब हम लोग का ग्रोथ हो सकता है, सेल रिप्लेसमेंट होता है, एंड रिप्रोडक्शन मतलब उसमें होते हैं, अच्छे से प्रोड्यूस सब ग्रोथ होते हैं। अब ये जो सेल डिवीज़न है ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक माइटोसिस होते हैं, एक मियोसिस होते हैं। माइटोसिस क्या होता है, ये मतलब से अगर ये क्रोमोज़ोम तो आप लोग को पता ही होगा ना कि सेल में मतलब टोटल क्रोमोज़ोम्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल बॉडी में टोटल क्रोमोज़ोम्स कितने होते हैं, तो वो 46 क्रोमोज़ोम होते हैं टोटल, ठीक है। और मतलब अब यहाँ पे हम लोग का बोल रहा है माइटोसिस में कि मतलब जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम्स होते हैं पेरेंट सेल में, और वो 2 डॉटर सेल में इक्वल डिवाइड होते हैं, ठीक है। लेकिन जो मियोसिस होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम होते हैं उसमें 4 डॉटर सेल में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम डिवाइड होते हैं पेरेंट सेल का, ठीक है। और मिटोसिस में 2 डॉटर सेल होते हैं, और मायोसिस में 4 डॉटर सेल होते हैं। और यहाँ पे है कि नंबर ऑफ़ क्रोमोज़ोम प्रेजेंट इन सिंगल स्पर्म सेल। इसका आंसर आप कमेंट्स में लिख के भेजिएगा कि नंबर ऑफ़ क्रोमोज़ोम प्रेजेंट इन सिंगल स्पर्म सेल क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ 1-2 पॉइंट बताना है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग कमेंट्स में दीजिएगा। विच टाइप ऑफ सेल डिवीज़न हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ये जस्ट अभी मैंने आपको समझाया था। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में एकदम सही देना है। डन। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर लाइक माई चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, और कोशिश करिएगा सब्सक्राइब करने का, शेयर कीजिएगा, और जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछी हूँ बस उस क्वेश्चन का कमेंट्स कर दीजिएगा। थैंक यू, लव यू ऑल।